नमस्कार, मैं राकेश भाटी और आज अपने टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेले एवं त्योहार। ठीक है, फेयर एंड फेस्टिवल्स। मेले त्योहार के परीक्षा में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और मेले त्योहार एक ऐसा टॉपिक है जो हर परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा निर्णायक सिद्ध होता है। ये वाला जो टॉपिक है मेले त्योहार, इसमें से जो प्रश्न आते हैं वो काफ़ी मुश्किल टाइप के प्रश्न आते हैं इसमें। और ये ऐसा टॉपिक भी है, इस टॉपिक की एक खास बात भी है कि ये हमारा जो टॉपिक है ये लगभग बच्चे हैं उनको ठीक से याद नहीं होता। तो ये जो टॉपिक है इसको करने का तरीका क्या है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगा। और अगर आप वीडियो को ध्यान लगा के देखोगे, सारी वीडियो 12 महीने आपको कंप्लीट कराऊंगा, तो मैं पूरी मेहनत करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं 12 महीने पूरे के पूरे याद करवा सकूं। अदरवाइज ये टॉपिक ऐसा है जो बच्चे लगातार 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो इसको पढ़ रहे हैं, उनको भी ढंग से ये टॉपिक अभी तक याद नहीं हुआ है। ये इस टॉपिक की खास बात है। हमारी कला संस्कृति में 2 टॉपिक ऐसे हैं, एक तो रहेगा अपने मेले त्योहार और एक साहित्य वाला टॉपिक, उसमें पुस्तक और उनके लेखक। 2 टॉपिक जो हैं वो सबसे ज्यादा मुश्किल माने जाते हैं। इससे पहले वाला भाषा साहित्य टॉपिक मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा दिया है, उम्मीद है आपने मेरे बताए हुए तरीके से उनको याद किया होगा। अब अपना जो टॉपिक है वो रहेगा मेले एवं त्योहार। तो मैं बढ़िया तरीके से आपको मेले त्योहार करवाऊंगा और जो मेरे अनुसार इस टॉपिक को करेगा वो बच्चा कभी भी मेले त्योहार पूरे जीवन में कभी नहीं भूलेगा। ये आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो ध्यान लगाना है पूरा इस टॉपिक के अंदर। और देखो मित्रों, अभ्यास एक ऐसी चीज है, ये वाला जो टॉपिक है वो अभ्यास पे भी निर्भर करता है। ये नहीं है कि आज मैं याद करवा दूं और आप 1 महीने ना पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये टॉपिक हर महीने एक बार आप इसको जरूर पढ़ना, क्योंकि देखो जो अपने देखते हैं कि जो मंदिर का पुजारी होता है उसको लक्ष्य की, राय की और ये जो गाइड है, ये किताबें उसके पास में नहीं होती, वो किताबों से नहीं पढ़ता, लेकिन वो डेली याद रखता है भी आज के दिन क्या है, आज के दिन क्या है, कल क्या होगा, परसों क्या है, बीत गया जो कल है उसको क्या था। तो ये सारी चीजें उसको इतना अभ्यास हो जाता है कि उसको एक कम बिना पढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा पुजारी जो है वो भी 1500 2,000 चीजें याद रख सकता है, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि अन्य विषयों के बारे में उनको यदि याद ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो मानते हैं कि अदर जो टॉपिक है वो बड़े मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो क्या कर लेते हैं, निरंतर अभ्यास के द्वारा ये जो सारे टॉपिक हैं, जितने भी मेले त्योहार हैं, इनको बढ़िया तरीके से याद कर लेते हैं। तो ये टॉपिक पूरा का पूरा बार बार अभ्यास पे निर्भर करेगा। कैसे याद करना है वो तरीका मैं आपको अभी बता देता हूं, ठीक है। आपको बेसिक ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको, और वो ट्रिक्स आपको लगभग महीने में एक बार इसको पूरे टॉपिक को रिवाइज करना है। याद रखना दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक बार में एक ही टॉपिक पढ़ो, एक टॉपिक का भी एक पार्ट पढ़ो। जैसे मान लो मैं महीने करवाऊंगा आपको मेले त्योहार के, तो चैत्र का जो महीना है तो आप केवल चैत्र का महीना ही पढ़ना, चैत्र के महीने के अलावा मत पढ़ना। आप चैत्र का महीना कंप्लीट पढ़ लेना, वो याद हो जाए तो उसके बाद में अगला महीना आप याद कर लेना। जो बच्चा इस टॉपिक को सारे इकट्ठे पढ़ेगा, सभी जैसे चैत वैशाख जेठ 60 महीनों को इकट्ठा याद करने का प्रयास करेगा, उस बच्चे को ये टॉपिक जो है वो 5 साल 10 साल भी याद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पढ़ने का तरीका इसका अलग होता है, ये और टॉपिक की तरह नहीं होता, अलग टॉपिक है ये। इसलिए ये टॉपिक पढ़ो तो केवल यही पढ़ना है, और उसके बाद में चैत्र का महीना पढ़ो तो केवल आपको चैत्र का महीना ही पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिक जानकारी मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि ये कैलेंडर क्या चीज होती है। देखो ये वाला सिस्टम है, ये ध्यान से समझ लेना। एक अपने कैलेंडर पढ़ते हैं जिसको कहते हैं ईसवी सन, ठीक है। ईसवी सन वाला जो कैलेंडर है वो पढ़ते हैं अपने। जैसे आज 2020 है तो ये सन कौन से होते हैं? ईसवी सन होते हैं। आज कौन सा सन चल रहा है अपने? आज अपने सन है 2020, बड़ा ही खतरनाक साल है 2020 है। तो ये वाला अंग्रेजी कैलेंडर है, इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं
अंग्रेजी कैलेंडर भी इसको नाम देते हैं। ये इसके नाम हो गए। आज 2020 है, इसका मतलब ये कैलेंडर कब स्टार्ट हुआ? आज से 2020 साल पहले ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ। बेसिक सी बात है, आज 2020 चल रहा है तो इसका मतलब 2020 साल पहले ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ। लेकिन बड़े ही गर्व की बात है कि इससे भी 57 साल पहले, देखो ईस्वी, एक ईस्वी से लेकर आज तक की बातें हैं, 2020 ईस्वी तक की बातें, उनको अपने ईस्वी सन मानेंगे। और ईस्वी सन, ये जो कैलेंडर है ये ईसा मसीह की याद में शुरू किया गया था। तो इससे भी पुरानी, मतलब 2020 साल ये हो गए, इससे भी पुरानी बातें हैं, उनको विद्वानों अपने कहेंगे ईसा पूर्व। क्या बोलेंगे उनको? ईसा पूर्व कहेंगे। तो ये जो है 57 ईसा पूर्व है। कितना ईसा पूर्व है? ये 57 ईसा पूर्व है। तो ईस्वी सन शुरू हुआ था आज से 2020 साल पहले, उससे भी 57 साल पहले। तो इस 57 को अपने लिखेंगे, इस ईस्वी से भी पहले शुरू हुआ, तो ये वाला साल क्या हुआ? ईसा पूर्व लिखेंगे। इसके बाद का कोई भी सन है ना, 1 से लेकर 2020 तक के साल, उनको ईस्वी सन बोलेंगे। क्लियर है इतनी बात? ये 57 ईसा पूर्व को दुनिया का सबसे पहला कैलेंडर हमारे भारतवर्ष में जारी हुआ था, जिसको कहते हैं विक्रम संवत। क्या कहते हैं इसको? विक्रम संवत। ये चलाया था किसने? विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य उज्जैन का राजा था। उज्जैन एमपी में पड़ता है। उज्जैन कहां पड़ता है? एमपी में पड़ता है। ये विक्रमादित्य नाम का राजा था। विक्रमादित्य इसकी उपाधि थी, वैसे इसका नाम चंद्रगुप्त था, गुप्त वंश का राजा था। अब देखो ईस्वी तक की बात है। ईस्वी से पहले क्या हुआ? कौन सा कैलेंडर जारी हुआ तो हमने पढ़ लिया। ईस्वी के बाद में कौन से कैलेंडर जारी हुए वो मैं आपको बता देता हूं। 78 ईस्वी, देखो समझ लेना, इसको हमने ईसा पूर्व लिखा, इसको हम लिखेंगे ईस्वी। क्या लिखेंगे इसको? ईस्वी। 78 ईस्वी में, मतलब ईस्वी सन स्टार्ट हुए उसके 78 साल बाद में एक कैलेंडर जारी हुआ जिसको कहते हैं शक संवत। क्या कहते हैं इसको? शक संवत कहते हैं। ठीक है, तो ये शक संवत हो गया। अब देखो शक संवत जो है ये हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। ये कौन सा पंचांग है? ये हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। और एक बात इसमें ध्यान में रख लेना, ये जो अभी मैंने आपको एक चीज करवाई है, ये विक्रमादित्य, ठीक है, मूल रूप से इसका नाम, इस राजा का नाम विक्रमादित्य है। ठीक है, इसके अलावा और जो राजा हुए, जैसे गुप्त वंश में राजा हुए, उनका नाम हम बेसिकली पढ़ते हैं कि वो चंद्रगुप्त नाम का राजा था, एक गुप्त वंश का राजा था, और उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। लेकिन ये जो राजा है इसका नाम क्या था? विक्रमादित्य। बाद में हम पढ़ेंगे विक्रमादित्य की उपाधि भी बन गई थी, लेकिन ये विक्रमादित्य उज्जैन का एक क्या हो जाएगा? राजा हो जाएगा। ठीक है, हाँ। और एक चीज ध्यान में रख लेना, अभी बातों बातों में अपने बता दिया, गुप्त वंश से ये रिलेट नहीं करेगा, ये गुप्त वंश से रिलेट नहीं करेगा। गुप्त वंश वाली बात आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद में ध्यान में रखना आप थोड़ा सा, 319 या 320 दो आंकड़े मिलते हैं। यहां पे कैलेंडर जारी हुआ जिसको कहते हैं गुप्त संवत। गुप्त संवत, ये वो बात आगे जो मैं आपको बता रहा था। गुप्त संवत ये शुरू हुआ था किसके काल में? चंद्रगुप्त नाम का एक राजा था, और चंद्रगुप्त द्वितीय था। देखो इसमें थोड़ा सा मतभेद है। कुछ लोग बताते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया था, कुछ कहते हैं कि समुद्रगुप्त ने इसको सही से लागू किया था, ऐसे जानकारियां मिलती है। लेकिन सही में जब नाम आता है चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये कैलेंडर क्या किया था? जारी किया था। सही में उत्तर इसका चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएगा। चंद्रगुप्त फर्स्ट भी कई जगह लिखा मिलता है, समुद्रगुप्त भी मिलता है, सही उत्तर चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएगा। इसके बाद में एक चीज ध्यान में रख लेना आप, यहां तक की बात होगी। इसमें एक चीज रहेगी शक संवत में, एक राजा था कुषाण राजा। कुषाण राजा कनिष्क ने, कुषाण राजा कनिष्क ने कैलेंडर चलाया था। कौन सा? शक संवत नाम का कैलेंडर चलाया था। ठीक है, ये कुषाण राजा जो है कनिष्क, इसी के काल में 72 ईस्वी के अंदर अपने पढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म की चौथी मीटिंग हुई थी। वो भी चौथी बौद्ध संगीति भी यहाँ पे ध्यान कर लेना। इसके अलावा अपने पढ़ते हैं 300
622 ईस्वी में क्या हुआ था, एक कैलेंडर शुरू हुआ जिस कैलेंडर को अपने कहेंगे हिजरी सम्मत। क्या बोलेंगे इसको, हिजरी सम्मत बोल देंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान में कर लेना। तो ये हिजरी सम्मत इस्लामी कैलेंडर है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा शुरू की थी और ये अपने कैलेंडर जारी हुआ कौन सा, हिजरी सम्मत। इस्लाम के अंदर इसकी मान्यता है। इसके अलावा ये कैलेंडर ज्यादा चला नहीं। इसके भी बाद में अपने पढ़ते हैं अकबर के काल में इलाही सम्मत भी स्टार्ट हुआ था, वो छोड़ देते हैं कि वो भी अपने चला नहीं। ये चीज दोनों ध्यान में रख लेना, ज्यादातर हम ये काम में लेते हैं आजकल। ठीक है, ये अपने जो बुजुर्ग है गांव में, वो हमारे मेले त्योहार है वो विक्रम सम्मत के अनुसार बताते हैं, शक सम्मत भी काम में लेते हैं। राष्ट्रीय जो कामकाज है अपने, राष्ट्रीय पंचांग अपना माना जाता है कौन सा, शक सम्मत माना जाता है। दोबारा बता देता हूं आपको, देखो आज से 2020 साल पहले ईस्वी सन या ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू हुआ था, आज से 2000 साल पहले। ठीक है, तो एक ईस्वी को जब ये पहली बार शुरू हुआ, एक ईस्वी से लेकर 2020 ईस्वी तक ये ईस्वी सन मानने जाएंगे, इसके जितने भी सन हैं। इससे भी, इस कैलेंडर से भी 57 साल और पहले उनको लिखेंगे। इससे ईस्वी से पहले है तो 57 ईसा पूर्व को कैलेंडर जारी हुआ विक्रम सम्मत। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने ये कैलेंडर जारी किया था। इसके बाद में है ईस्वी सन के 78 साल बाद में शक सम्मत जारी हुआ, जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। ईस्वी सन के, यहाँ नोट कर लेना, ध्यान कर लेना, ईस्वी सन के 319 या 320 साल बाद में गुप्त राजाओं द्वारा गुप्त सम्मत जारी किया गया था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में हुआ। इसमें जो डाउट है वो भी मैंने बता दिया। समुद्रगुप्त भी मिलेगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट भी मिलेगा, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड भी मिलेगा। स्टेक उत्तर इसका रहेगा चंद्रगुप्त सेकंड। 622 ईस्वी में क्या हुआ था, पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा शुरू की थी और उस घटना को कहते हैं हिजरत। क्या कहते हैं उसको, हिजरत कहते हैं। हिजरत की याद में कौन सा सन शुरू हुआ था, हिजरी सम्मत शुरू किया गया था। समझ में आ गई होगी आपको बढ़िया तरीके से इतनी सारी बातें। ठीक है, तो ये अपनी बेसिक जानकारी थी इस टॉपिक की। अब मैं आपको बताऊंगा कि अपने जो महीने हैं वो किस प्रकार से पढ़ेंगे, उनका तरीका भी आपको बताऊंगा। अमूमन बच्चों की दिक्कत रहती है कि उनको जनवरी फरवरी तो याद हैं लेकिन चैत वैशाख ये चीजें याद उनको नहीं है। लेकिन साथियों, अभ्यास करने से ये चीजें याद हो सकती है। आपके बुजुर्ग जो हैं वो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन फिर भी उनको चैत वैशाख और ये सारी चीजें याद है। वो कहां से, उन्होंने कोई लक्ष्य के गाइड, कोई नोट्स नहीं पढ़े हैं मेरे वाले कोई, लेकिन फिर भी उन्होंने अभ्यास किया और उनको हमारे से ज्यादा नॉलेज है। तो अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है, अभ्यास करेंगे इसमें और अपनी सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ईसा पूर्व वाली बातें वो सारी चीजें मैंने समझा दी। एक बात और बता देता हूं, मैं वैसे तो एक टॉपिक में करवा चुका हूं आपको ये बातें। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का जो, या हिस्ट्री का जो वर्गीकरण की मैंने एक वीडियो डाल रखी है, उसमें मैंने आपको सारी चीजें बताई थी कि ईस्वी सन, ईसा पूर्व के जो सन है वो हमेशा ही उल्टे चलते हैं। जैसे एक नाम आता है समुद्रगुप्त के बारे में कि समुद्रगुप्त भारत कब आया, 326 ईसा पूर्व। सिकंदर भारत से कब लौट गया, 325 ईसा पूर्व। और सिकंदर की मृत्यु कब हो गई, तो 323 ईसा पूर्व, वो बेबीलोन में मर गया। लेकिन साथियों, इसको पढ़ेंगे तो ये लगेगा अपने को कि पहले तो गुरुजी मर गया वो, फिर वो लौट गया, फिर बाद में आया। अब लौट गया और आया एक ही बात हो गई ना, तो कंफ्यूज सा रहता है। बच्चे ये सोचते हैं, मेरे दिमाग में भी तैयारी करते टाइम फर्स्ट बार ये आया था कि भी पुराने राजा थे, हो सकता है चमत्कारी राजा हो कोई, पहले मर जाते थे बाद में दोबारा प्रकट हो जाते थे। लेकिन ये अंधविश्वास था मेरा। जब ठीक से मैंने पढ़ा तब समझ में आई भी कहानी क्या है। देखो कहानी इसमें क्या है, मान लो कि ये सेम संख्या है 32 32 32 को काट देता हूं मैं। ठीक है, समझने के लिए छोटा आंकड़ा ले लेते हैं। मैं आपसे ये कहूं कि आज का दिन है, आज के दिन ईस्वी वाला कैलेंडर शुरू कर रहे हैं, और फिर मैं आपसे ये कहूं कि आज से 6 दिन पहले सिकंदर आया था, राजस्थान आया था मान लो, और मैं कहूं कि आज एक दिन रुका वो और आज से जस्ट 5-1 दिन पहले यहां से वापस लौट गया। ठीक है, और मैं कहूं कि आज से 3-1 दिन पहले उसकी बेबीलोन में डेथ हो गई।
ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के हिसाब से माने तो आज से 6 दिन पहले आया, आज से 5-1 दिन पहले यहाँ से वापस चला गया, और आज से 2-3 दिन पहले उसकी मान लो बेबीलोन में डेथ होगी, कोई दिक्कत नहीं। ये तो दिनों की बात बताई। अब मैं इसको वर्ष कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, दिनों में दिक्कत नहीं है तो वर्ष में दिक्कत नहीं है। मैं अब कहूं कि आज का दिन ईस्वी वाला कैलेंडर शुरू हो रहा है, आज से 6 साल पहले सिकंदर आया, आज से 5 साल पहले वापस लौटा, और आज से 3 साल पहले उसकी बेबीलोन में डेथ होगी। अब आज का दिन ईस्वी सन शुरू कर रहा हूं, तो आज से पुरानी बात को मैं ईसा पूर्व ही कहूंगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 6 ईसा पूर्व वो आया, 5 ईसा पूर्व वो वापस लौट गया, 3 ईसा पूर्व उसकी बेबीलोन में क्या होगी, डेथ होगी। विद्वानों, जब 6, 5, 3 में दिक्कत नहीं है तो 26, 25, 23 में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। मैं कहूं कि 26 साल पहले ईसा पूर्व आज से आया, और 25 ईसा पूर्व वापस चला गया, और 23 ईसा पूर्व उसकी डेथ होगी, यहां दिक्कत नहीं है। तो फिर 326, 325, 323 में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं कहता हूं कि 326 ईसा पूर्व आया, 325 ईसा पूर्व लौट गया, और 323 ईसा पूर्व उसकी बेबीलोन में क्या होगी, डेथ होगी। उम्मीद है कि ये बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। नहीं तो अगर ये चीज नहीं समझ पाता वो बच्चा प्राचीन इतिहास कभी भी कितने जोर लगा ले, प्राचीन इतिहास इस बात के बिना वो उसके समझ में नहीं आता, क्यों वो उलझा रहता है कि ये जन्मा पहले है, ठीक है, या मरा पहले है, जन्म बाद में गया, फिर लौटा, फिर आया, पता नहीं, है ना, इस प्रकार की चीजें चलती रहती है। ये बातें मैं वो बता रहा हूं जो हिस्ट्री शुरू करते टाइम मेरे जो दिक्कत आई थी वो आपके ना आए, इसलिए मैंने इसका सही तरीका आपको बढ़िया तरीके से कंप्लीट करवा दिया है। तो ये बेसिक बातें होगी, भी कैलेंडर क्या होते हैं वो चीजें मैंने करवा दी आपको, ठीक है। इसमें एक कैलेंडर और बचता है जिसको इलाही सम्मत बोलते हैं, वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो अब इतनी बातें, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो और फिर अपने बात करेंगे इनके जो महीने हैं उनके बारे में, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज आपने बढ़िया तरीके से समझ ली है, बहुत बारीकी से मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ बेसिक बातें और करेंगे अपने, जिनमें चैत वैसाख ये क्या सिस्टम होता है, कब स्टार्ट होते हैं, ये बात मैं आपको और बता देता हूं यहाँ पे, ठीक है। देखिए आप, पहला महीना होता है अपने, मतलब पहला महीना, ठीक है, फर्स्ट मंथ, पहला महीना होता है चैत्र, वैशाख, फिर होता है ज्येष्ठ, फिर आएगा आषाढ़, फिर आता है श्रावण, फिर आता है भादवा, ठीक है, फिर आता है आश्विन, फिर आता है कार्तिक, फिर आता है मार्गशीर्ष, फिर आता है पौष, फिर आता है माघ, फिर आता है फाल्गुन। अब देखो, इनको अगर आप ऐसे पढ़ोगे, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ ऐसे पढ़ोगे तो ये चीजें याद नहीं होती। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप उसी लैंग्वेज में इसको याद करो जिस लैंग्वेज में आप इसको डेली घर पे सुनते हो। हमारे आसपास के लोगों द्वारा हम ये चीज हमें सुनने को मिलती है, ठीक है। तो देखो, इसको चैत बोलना है, चैत्र नहीं बोलना, इसको चैत बोलना है, ठीक है। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, आषाढ़ नहीं सीधे बोलना इसको, साढ़, सावण, भादवा, आसोज, कात्ती, मिंगसर, पो, माह, फागण, ऐसे बोलना है इसको, ठीक है। तो ये जो बात मैंने बताई है इसको ऐसे याद करोगे, चैत, वैशाख, जेठ, साढ़, सावण, भादो, आसोज, ये बात एक लाइन में बोलोगे, और ये बात आपको कम से कम 10 बार बोलनी है, अदरवाइज याद नहीं होगी भी। देख लेना, मैं पहले बता रहा हूं कि चैत, वैशाख, जेठ, साढ़, सावण, भादवा, आसोज, फिर बोलना है आपको दो अगली लाइन में कात्ती, मिंग, सरपो, माह, फागण, कात्ती, मिंग, सरपो, माह, फागण, ऐसे करते रहना है जब तक याद ना हो। 4-5 दिन तक चैत, वैशाख, जेठ, साढ़, सावण, भादवा, आसोज, कात्ती, मिंग, सरपो, माह, फागण, चैत, वैशाख, जेठ, साढ़, सावण, भादवा, आसोज, कात्ती, मिंग, सरपो, माह, फागण, ऐसे रिपीट करते रहना है। और यकीन मानो कि आप 5-7 बार रिपीट करोगे इनको तो याद हो जाएगी। ये याद इसीलिए करवा रहा हूं कि जिन विद्वानों को ये बात याद नहीं होती उनके सबसे बड़ी समस्या कहां पे आती है, भादवे के बाद में कात्ती आता है उनके,
कभी ट्राई कर लेना, जिनको याद नहीं उनके भादवे के बाद में क्या आता है, कात्ती आता है। इसका मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है, भादवा आ से आसोज है, आ से आसोज, भादवा आ के बाद में आसोज आता है। और ये जब भी मैंने ये चीजें बच्चों से सुनी है तब एक चीज मैंने नोटिस की है कि भादवे और कात्ती के बीच में वो आसोज को गायब कर देते हैं, ठीक है, गायब हो जाता है, ठीक है। तो इसको इसी प्रकार से जो मैंने तरीका बताया वैसे याद रख लेना है, ठीक है, बढ़िया तरीके से। अब देखो आपके दिमाग में प्रश्न ये आया होगा कि सर कौन सा महीना अंग्रेजी महीने के कौन से महीने के बराबर होता है, कौन से महीने के बराबर होता है। जैसे मान लो दीपावली हम पढ़ते हैं लगभग अक्टूबर या नवंबर, अक्टूबर लास्ट में आ जाती है या फिर कब आती है, नवंबर में आ जाती है दीपावली। लेकिन इन महीनों के अकॉर्डिंग देखें तो दीपावली कार्तिक में आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्तिक का महीना जब होता है ना, उसके बराबर अंग्रेजी कैलेंडर का महीना चलता है कौन सा, अक्टूबर और नवंबर। वो चीज अपने को समझ लेनी है थोड़ी सी, ठीक है। तो चैत के बराबर महीना होता है कौन सा, मार्च अप्रैल। इसके बाद में होता है अप्रैल मई, इसके बाद में होता है मई जून, ठीक है। फिर जैसे ये क्यों लिख रहा हूं ऐसे, इसका कारण है 30 दिन होते हैं महीने में, लास्ट वाले 15 दिन मार्च के और स्टार्टिंग वाले 15 दिन जब अप्रैल के होते हैं तो उनके बराबर लगभग महीना कौन सा चलता है, अपने चैत का होता है, ठीक है, ये चीज है। आषाढ़ में क्या होता है, जून और फिर जुलाई वाला महीने आधे आधे। अब जुलाई वाला यहाँ पे स्टार्टिंग जुलाई होगी, इसके बाद में क्या होता है कि जुलाई वाले लास्ट 15 दिन, जुलाई के बाद में क्या आता है, अगस्त। तो अगस्त के स्टार्टिंग के 15 दिन। अब अगस्त के लास्ट वाले दिन और अगस्त के बाद में सितंबर के क्या हो जाएंगे, स्टार्टिंग वाले दिन हो जाएंगे, सितंबर के क्या हो जाएंगे, स्टार्टिंग वाले दिन हो जाएंगे, ठीक है, सितंबर तक हो गया। इसके बाद में क्या होता है, देखो सितंबर के लास्ट वाले 15 दिन, सितंबर के बाद में क्या होता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर आएगा अक्टूबर और नवंबर, फिर आता है नवंबर और दिसंबर, फिर आता है दिसंबर और जनवरी, फिर आता है जनवरी प्लस फरवरी, ठीक है, फिर आता है फरवरी प्लस मार्च। समझ में आई इतनी बातें। स्टार्टिंग वाला मार्च, लास्ट वाला मार्च, स्टार्टिंग वाले 15 दिन अप्रैल के, इनको मिला के क्या होता है, चैत्र। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि लगभग ये मान के चलो कि 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक के बीच का टाइम क्या रहेगा, अपने चैत्र रहेगा। फिर यहाँ अप्रैल मई के बराबर महीना चलता है वैशाख का। तो इसका मतलब क्या हुआ, अप्रैल के स्टार्टिंग वाले 15 दिन तो चैत्र में आ जाते हैं लगभग, अप्रैल के लास्ट वाले 15 दिन और मई के स्टार्टिंग वाले 15 दिन का महीना वैशाख बनता है। फिर मई के लास्ट वाले दिन और जून के स्टार्टिंग वाले 15 दिन महीना कौन सा चलता है, जेठ का चलता है। समझ में आई होगी इतनी बातें आपको बढ़िया तरीके से। तो देखो मार्च अप्रैल से स्टार्ट होता है और कब, फरवरी मार्च में क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको और बताऊंगा मैं, इतनी देर में आप इस बात का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो पहला महीना जैसे मान लो, और एक इसमें झंझट और रहता है, अमावस पुण्य वाला बड़ा झंझट है भी। जिन बच्चों कई बार अपने पुजारी जी से सुनने को मिलता है भी 8 9 बेड़ी है ना, 10 11 बेड़ी है, 12 13 बेड़ी ऐसे सुनने को मिलता है। लेकिन आप एक चीज ध्यान में रख लेना, जिस बच्चे ने ये टॉपिक जैसे मैंने करवाया है उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा, तो चाहे वो 2 साल 3 साल भी इसको अटपटे तरीके से पढ़ेगा तो 8 9 नहीं, उमावस पुण्य भी बेड़ी रहेगी उसकी, ठीक है, और पेपर में उसकी बेड़ी रहेगी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है मेन बात, जैसे मान लो उदाहरण के लिए महीना लिया है चैत्र का, उदाहरण के लिए महीना अपने पास में कौन सा है, चैत्र का महीना है। और ये जो चैत्र वाला महीना हो जाएगा, कोई भी महीना है उसमें 2 पक्ष होते हैं, इसको समझ लेना आप ध्यान से,
ठीक है, अंधेर पंख क्या होता है, चानन पंख क्या होता है, पुण्य क्या होती है, उमावस क्या होती है, ये मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। दूसरे 15 दिन होते हैं इसमें शुक्ल पक्ष के, इसको अपने अंधेर पंख बोल देते हैं, इसको अपने चानन पंख बोल देते हैं। दोनों ही पंख या पक्ष, दोनों में दिन होते हैं साथियों 15-15। कितने दिन होते हैं दोनों में? 15-15 दिन होते हैं। अब देखो ये जो 15 दिन है ये पूरा अंधेर पंख होता है, मतलब रातें अंधेरी रहती हैं। और कृष्ण पक्ष का ये जो 15वां दिन है इसको हम नाम देते हैं अमावस्या, और शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन है इसको हम नाम देते हैं पूर्णिमा। बस यही झंझट था मेन। ये जिसके समझ में आ गया वो ये मान के चलना कि उसकी नैया पार है। देखो नहीं तो मैं बता ही रहा हूं उमावस पुण्य बेटा बेड़ी रहेगी। ठीक है, देखो इसको ध्यान से। अब देखो कि कोई पूछ ले कि किसी महीने में पहले कौन सा पक्ष आता है, तो कृष्ण पक्ष। किसी महीने में बाद वाले 15 दिन का कौन सा पक्ष होता है, तो शुक्ल पक्ष होता है। कोई ये पूछ ले कि महीना स्टार्ट कब होता है, तो कृष्ण पक्ष की एकम को वो मंथ स्टार्ट हो जाता है। पूछ ले कि कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है, अमावस। अमावस को अंधेर पंख या कृष्ण पक्ष खत्म होके शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाता है। कौन सा स्टार्ट होता है? शुक्ल पक्ष क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तो पूछ ले कि शुक्ल पक्ष कब शुरू होता है, तो एकम को शुरू होता है। फिर पूछे कि शुक्ल पक्ष जो है वो खत्म कब होता है, तो पूर्णिमा को खत्म होता है। फिर यदि पूछ ले कि महीने का पहला दिन कौन सा होता है, ठीक है, तो कृष्ण पक्ष की एकम। महीने का लास्ट दिन कौन सा होता है, पूर्णिमा होती है, मतलब शुक्ल पक्ष की 15वीं तारीख। ठीक है, ये बातें कंप्लीट बढ़िया तरीके से अपने हो गई है। अब इसके बाद में और ध्यान में रखना कि अंधेर पंख का लास्ट दिन होता है अमावस, शुक्ल पक्ष का लास्ट दिन होता है पूर्णिमा। कौन सा होता है? पूर्णिमा। पूछ ले महीने का फर्स्ट दिन होता है कृष्ण पक्ष की एकम, महीने का लास्ट दिन होता है क्या? पूर्णिमा होती है। दूसरी बात, अमावस हमेशा ही कृष्ण होती है, अंधेरी होती है। पुण्य हमेशा ही क्या होती है? चाननी होती है, मतलब शुक्ल होती है। ये बात इसलिए आपको बता रहा हूं मैं कि कई किताबों में उदाहरण के लिए जैसे मान लो कि पाबूजी का मेला कब भरता है, तो बताते हैं कि चैत्र कृष्ण अमावस्या को। लेकिन साथियों जब ये चीज हम पढ़ते हैं कि चैत्र कृष्ण अमावस्या को, तो हमारे दिमाग में घंटी बजती है कि हो सकता है भी चैत्र कृष्ण अमावस्या है तो चैत्र शुक्ल अमावस्या भी हो सकती है। लेकिन नहीं, अमावस्या के आगे कृष्ण लगाने की जरूरत नहीं होती और पूर्णिमा के आगे शुक्ल लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अमावस्या हमेशा ही कृष्ण होती है, पूर्णिमा हमेशा ही क्या होती है? शुक्ल होती है। समझ में आई होगी इतनी बात बढ़िया तरीके से। तो ये चीजें कंप्लीट है। मैंने आपको सभी कैलेंडर के बारे में बताया आपको, इसके बाद में मैंने आपको महीने कौन कौन से और कैसे स्टार्ट होते हैं वो बताया। इसके बाद में सबसे बड़ा डाउट जो है कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, अमावस, पूर्णिमा, ये मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है। ये वाला जो टॉपिक है अपना, इसको बार बार अपने जितनी ज्यादा बार पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये इसकी बेसिक बातें थी और ये चीजें जिनके अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती है वो ये मान के चलो कि उसको बहुत ज्यादा इस टॉपिक को पढ़ने में सुविधाएं रहेगी। तो ये इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा। फॉर्मेट बढ़िया तरीके से क्लियर करो। इसके बाद में जैसे मान लो नेक्स्ट वीडियो के अंदर महीना मैं आपको करवा दूंगा, चैत्र का महीना, चैत्र का महीना आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो चैत्र के महीने में जिस दिन चैत्र का महीना करवाऊं उस दिन आपको केवल मात्र क्या करना है? चैत्र का महीना ही पढ़ना है। जब मैं आपको वैशाख का महीना कराऊं और ज्येष्ठ का महीना कराऊं, तो मान लो छोटे छोटे हैं वो महीने, तो छोटे छोटे महीने हैं तो उन दोनों महीनों को एक दिन में याद कर सकते हैं। बड़ा कोई महीना है तो उसको क्या करेंगे? अपने एक दिन में एक ही याद करेंगे। इस गाइडलाइन को, इन बातों को जो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, तो उसके इस टॉपिक में बड़ी दिक्कत आती है। इसके अलावा इस टॉपिक में कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ठीक है, तो देखो साथियों, ठीक है, तो ये जो टॉपिक है उम्मीद है आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और एक अपने चलो वो नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे ज़्यादा बातें। आज की वीडियो अपने यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आपने अच्छे तरीके से हमें सुना,
इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।